मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग लेक्चर 4 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने रोज़ के क्लासिफिकेशन को और कल्टीवर्स को डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम लोग रोज़ की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो रोज़ हैं उसको कल्टीवेट किया जाता है अंडर दी ओपन फील्ड कंडीशन। ओपन फील्ड में हम लोग रोज़ की कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ रोज़। देखिए, रोज़ एक ऐसी क्रॉप है जो कि एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में कल्टीवेट की जाती है। मींस अगर आप देखिए तो ये टेम्परेट क्लाइमेट में भी इसका सक्सेसफुल कल्टीवेशन किया जाता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी। यानी टेम्परेट क्लाइमेट जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो क्लाइमेट पाया जाता है, उनको कम टेम्परेट कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ पर भी इसका कल्टीवेशन सक्सेसफुली किया जाता है, बट टाइम जो है वो डिफरेंट है। जैसे टेम्परेट कंट्री में रोज़ के कल्टीवेशन का टाइम है ड्यूरिंग दी समर्स, मीन्स मार्च अप्रैल में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मार्च अप्रैल में जो है सूटेबल क्लाइमेट पाया जाता है रोज़ के कल्टीवेशन के लिए। और विंटर्स में वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर होती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो इसलिए जो है वहाँ पर विंटर्स में नहीं समर्स में करते हैं। उसी तरह सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जैसे अपने यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं नॉर्थ इंडियन कंडीशन में, या भी जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर विंटर और स्प्रिंग सीजन में, है ना, यानी अक्टूबर नवंबर से ले करके पूरा जो है ऑटम तक इसका जो है कल्टीवेशन या मीन्स फ्लावर प्रोडक्शन इसमें देखा गया है। उसके अलावा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जैसे कि अपने इंडिया के सदर्न इंडिया वाले पार्ट में, साउथ इंडिया में, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ ऐसा सूटेबल क्लाइमेट है कि वहाँ राउंड द ईयर जो है रोज़ का कल्टीवेशन सक्सेसफुली किया जा सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं रोज़ की सॉइल जो है क्या सॉइल रिक्वायरमेंट क्या है। ऑल्दो एनी सॉइल इज़ गुड फॉर रोज़ कल्टीवेशन, रोज़ कल्टीवेशन के लिए किसी भी तरह की सॉइल जो है वो सूटेबल मानी जाती है। मतलब ये किसी भी तरह की सॉइल में, क्लेई सॉइल हो, हर तरह की सॉइल में ये जो है सक्सेसफुल इसका कल्टीवेशन होता है। बस कैसी भी सॉइल में प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, यानी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वाटर टेबल हाई नहीं होना चाहिए, है ना, अदरवाइज रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है। तो मीडियम लोम सॉइल जो है ये जो है सूटेबल माना गया है, और सॉइल में सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर हो। ऑर्गेनिक मैटर रहने से सॉइल में प्रॉपर एरेशन मेंटेन रहता है, पीएच जो है बैलेंस रहता है, और जो है वाटर में एरेशन बैलेंस रहता है, पीएच, और ड्रेनेज की जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, यानी ड्रेनेज जो है वो बेहतर रहता है। तो ऐसी सॉइल जो है जिसमें प्रॉपर ड्रेनेज हो, एरेशन हो और ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट हो, ऐसी सॉइल रोज़ कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। साथ ही सॉइल का पीएच, वैसे तो नॉर्मल पीएच जो है सूटेबल होता है, लेकिन ऐसा देखा गया कि अगर स्लाइटली एसिडिक पीएच है सॉइल का बिटवीन 5 to 6 के बीच में, तो रोज़ की जो परफॉर्मेंस है या रोज़ का जो क्वालिटी है, क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन इसमें देखा गया, मीन्स अच्छी क्वालिटी के फूलों का उत्पादन होता है अगर मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है रोल प्ले करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, तो इन सभी का अपना अपना एक इफ़ेक्ट है रोज़ के कल्टीवेशन में। देखिए, ओपन कंडीशन में जब आप रोज़ का कल्टीवेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनकंट्रोल, ओपन कंडीशन में आप बिल्कुल क्लाइमेट के किसी भी फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी क्लाइमेट जैसा भी है उसमें जो भी फ्लक्चुएशन है वो किसी ना किसी तरह से गुलाब को प्रभावित करता है ना। तो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ओपन जो है क्लाइमेट में रोज़ का कल्टीवेशन करना है तो किस तरह का क्लाइमेट जो है सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो जो रोज़ के लिए जो आइडियल टेम्परेचर देखा गया है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान। मतलब इस रेंज का जो टेम्परेचर है, इस रेंज में गुलाब का कल्टीवेशन सक्सेसफुली हो जाता है।
डे और नाइट के टेम्परेचर में जो है अगर डिफरेंस है, अगर डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर नाइट ड्यूरिंग द अर्ली ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जब वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम है, अगर उस समय नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब जो रातें हैं उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज कर जाता है, तो गुलाब में जो है बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेट्स का एक्यूमुलेशन होता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, जिससे कि फर्दर जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में जाता है तो वो वहाँ यूटिलाइज होता है और अच्छी क्वालिटी के फ्लावर डेवलपमेंट होते हैं। साथ ही साथ बहुत एक और भी इफेक्ट पड़ता है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट पीरियड। नाइट में हाई टेम्परेचर अगर है तब भी एक इफेक्ट पड़ता है प्लांट पर, वो ये होता है कि इंटरनोडल लेंथ जो है बढ़ जाती है, यानी जो शूट है या स्टेम है उसकी दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, यानी प्लांट में सेल इलोंगेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा इफेक्ट देखने को मिला है। और उसी जगह अगर नाइट का टेम्परेचर लो है सामान्य से तो इंटरनोडल लेंथ पर कोई असर नहीं होता है या शॉर्ट रहती है इंटरनोडल लेंथ, तो ऐसा जो है टेम्परेचर का जो है इफेक्ट देखा गया। साथ ही साथ टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और सॉल्यूट ट्रांसपोर्टेशन को भी जो है रेगुलेट करता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पत्तियाँ ज़्यादा ट्रांसपायर करेंगी, तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा फूड मटेरियल भी एब्जॉर्ब होगा जो कि प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स में एसिमिलेट होगा। तो ये सब जो है टेम्परेचर का इफेक्ट देखा गया। लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द फ्लावर प्रोडक्शन 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का इस रेंज का टेम्परेचर सूटेबल है। सिमिलरली लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिसाइड करती है। लाइट जो है मेनली यूज़फुल होती है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो गुलाब के लिए ऐसा देखा गया है कि रोज़ को फुल सनलाइट, ब्राइट सनलाइट की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब किसी भी तरह से मौसम पूरी तरह से साफ रहे और जो तेज धूप होती है वो उसके लिए सूटेबल होती है। अगर मौसम में बदली है या कोहरे टाइप का मौसम है तो वो गुलाब के पौधे के लिए सूटेबल नहीं रहता है। और 12 घंटे से ज़्यादा की भी अगर सनलाइट अवेलेबल है तो भी प्लांट की ग्रोथ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ब्राइट सनलाइट चाहिए गुलाब के लिए। मौसम में बहुत ज़्यादा कोहरा या बदली जैसा कंडीशन लंबे समय तक के लिए नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो अल्टीमेटली फ्लावर प्रोडक्शन पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना। उसी तरह ट्रॉपिकल एरिया में अगर बात किया जाए जो है क्लाइमेट की, तो ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा रोल प्ले करती है। जो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में तो ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो गुलाब के पौधे पर बहुत जो है फंगल जो है पैथोजन के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। हाई ह्यूमिडिटी यानी वातावरण में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो फंगस के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर पाउडरी मिल्ड्यू टाइप की डिजीज़ जो है ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने को मिलती है कि पौधे पर आपने देखा होगा कभी कभी वाइट कलर का पाउडरी मास जो है पत्तियों पर और स्टेम पर जो है लग जाता है, वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है। तो वो हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशन में होता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर ट्रॉपिकल एरिया में जो आइडियल टेम्परेचर देखा गया है कि अगर सनी सिचुएशन है यानी ब्राइट सनलाइट है तो 25 से 30 डिग्री का भी जो टेम्परेचर रेंज है वो सूटेबल है। लेकिन अगर क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, मतलब क्लाइमेट जो है क्लाउडी है, बादल है और सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर गुलाब के लिए अच्छा है। पर ऑल्दो ये जितनी भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है जैसे कि टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी, ये ओपन कंडीशन में इन सभी को एग्जैक्टली कंट्रोल कर पाना गुलाब के अकॉर्डिंग, मतलब क्रॉप के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए किसान को जो है जो भी क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस होती हैं या जो भी क्लाइमेट में उतार चढ़ाव होते हैं उसी के साथ ही उसको गुलाब की खेती करनी पड़ती है और इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसीलिए ओपन फील्ड कंडीशन में
हमेशा आप देखेंगे कि गुलाब का उत्पादन जो है वो कम पाया जाता है, मतलब जितना कि एक पोटेंशियल है एक पौधे में उसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन कम ही होता है बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। अब गुलाब को प्रोपोगेट कैसे करेंगे? देखिए, गुलाब को प्रोपोगेट करने के दो मेथड हैं, सेक्सुअल मेथड भी है और एसेक्सुअल मेथड भी है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेक्सुअल मेथड हम जानते हैं सीड के माध्यम से, जब बीज के माध्यम से गुलाब को प्रोपोगेट किया जाए तो वो कहलाएगा सेक्सुअल मेथड। और जब किसी दूसरे बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से, जैसे रूट है, स्टेम है, या किसी भी पार्ट से जब पौधे को प्रोपोगेट किया जाए तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएगा। तो गुलाब में बीज से या सेक्सुअली गुलाब को कमर्शियल लेवल पर गुलाब को बीज से प्रोपोगेट नहीं किया जाता। कहने का मतलब है कि व्यावसायिक स्तर पे जब आप गुलाब की खेती करेंगे तो आप बीज से गुलाब का प्रोपोगेशन नहीं करते हैं। गुलाब का प्रोपोगेशन बीज से तभी किया जाता है, सिर्फ दो कंडीशंस के दौरान किया जाता है, जब कोई नई वैरायटी प्रोड्यूस करनी है या नई वैरायटी ब्रीड करनी है तब बीज के माध्यम से गुलाब का प्रोपोगेशन किया जाएगा, या फिर आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जो है गुलाब के रूट स्टॉक तैयार करने हैं। मतलब गुलाब की जो रोज़ की बहुत सारी वैरायटी या स्पीशीज़ हैं उनके रूट स्टॉक आपको डेवलप करने हैं, तो आप बीज से उसका प्रोपोगेशन करेंगे। तो जो सीड का जो है, सीड से प्रोपोगेशन सिर्फ दो ही कंडीशन में करते हैं। दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूटिलाइज किया जाता है गुलाब के प्रोपोगेशन में, क्योंकि सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कि जो है ट्रू टू टाइप प्लांट मिल जाते हैं। ट्रू टू टाइप मतलब जो वैरायटी है, जिस वैरायटी को आपको प्रोपोगेट करना है, सेम टू सेम उसी वैरायटी को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि बीज से पॉसिबल नहीं है। तो ट्रू टू टाइप प्लांट जो है वो हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से मिल जाते हैं और बहुत ही कम पीरियड में। सीड से हमें ट्रू टू टाइप प्लांट नहीं मिलते, बीज से। और साथ ही गुलाब के बीज के साथ एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी, उसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है और बहुत जल्दी जर्मिनेट भी नहीं करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे पहला मेथड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है हार्डवुड स्टेम कटिंग। गुलाब को जो है हार्डवुड स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट किया जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के गुलाब को हार्डवुड स्टेम कटिंग से आसानी से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन में देखा था, कुछ एशियन ओल्ड रोजेज़ हैं। ओल्ड रोजेज़ हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन में। तो ओल्ड रोजेज़ में जो एशियन ओल्ड रोजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल रोज़ा चाइनेंसिस है और रोज़ा बॉर्बोनियाना है, नॉइसेट रोज़ है, टी रोजेज़ हैं, इनको आसानी से हम हार्डवुड स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर इन्हीं जो है स्टेम कटिंग से, साथ ही साथ इन्हीं ओल्ड रोजेस की जो स्पीशीज़ हैं, क्योंकि ये बहुत सारी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ या फिर एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट होती हैं, तो इनको इन्हीं स्पीशीज़ को एज अ रूट स्टॉक भी ग्रो करना है, तो भी इनको एज अ कटिंग से हम इनके रूट स्टॉक को ग्रो कर सकते हैं, ताकि हम इनको ग्राफ्टिंग और बडिंग में इस्तेमाल कर सकें। उसी तरह जो विग्रस टाइप के कल्टीवर्स हैं, बहुत सारे श्रब रोजेज़ हैं, उनको हम हार्डवुड स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। क्लाइंबर, रैम्बलर, पॉलियंथर और मिनिएचर रोजेज़ भी हार्डवुड स्टेम कटिंग से ईजिली प्रोपोगेट हो जाते हैं। मीन्स हार्डवुड स्टेम कटिंग जो है ईजी और लीस्ट एक्सपेंसिव यानी कम खर्चीला तरीका है गुलाब को प्रोपोगेट करने का। तो किस किस कैटेगरी के गुलाब को हम प्रोपोगेट कर सकते हैं? जो है ओल्ड रोजेस को, स्पेशली एशियन वेराइटीज़ को। दूसरा है विग्रस टाइप के जो भी कल्टीवर्स हैं, क्लाइंबर, रैम्बलर, पॉलियंथस और मिनिएचर रोजेस, इनको हम आसानी से जो है स्टेम कटिंग से कर सकते हैं। जो लूज फ्लावर का कल्टीवेशन होता है हमारे यहाँ, लूज फ्लावर मतलब देसी गुलाब का जो कल्टीवेशन होता है, जिनको हम लोग लूज फ्लावर के तौर पे ग्रो करते हैं गार्लैंड वगैरह बनाने के लिए, उनको भी हम लोग जो है हार्डवुड स्टेम कटिंग से ही प्रोपोगेट करते हैं।
तो स्टेम कटिंग अब की कैसे जाती है ये आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रोपोगेशन में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कैसे एक स्टेम कटिंग तैयार किया जाता है। लेकिन फिर भी आप जो है अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रोपोगेशन मेथड, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के डिफरेंट प्रोपोगेशन मेथड्स क्या हैं, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, इनको हम लोग डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। फिर भी हार्डवुड स्टेम कटिंग 8 से 10 सेंटीमीटर की जनरली प्रिपेयर की जाती है और फिर उसको एक सूटेबल प्रोपोगेटिंग मीडियम में लगा देते हैं, जैसे आप ये नीचे इमेज में देख रहे होंगे। तो ये जो है पहला मेथड हो गया। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग भी जो है एक मेथड है गुलाब को प्रोपोगेट करने का, पर ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी कुछ गुलाब के कल्टीवर्स को हम लेयरिंग के माध्यम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड रोजेज़ में जो वेस्टर्न रोजेज़ थे, जैसे हम लोगों ने इस हार्डवुड स्टेम कटिंग में देखा कि ईस्टर्न ओल्ड रोजेज़ को हार्डवुड स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसी तरह वेस्टर्न ओल्ड रोजेज़ जैसे रोज़ा गैलिका, रोज़ा सेंटिफोलिया, मस्क रोज़, रोज़ा रूगोसा, है ना। तो ये मॉस रोज़, ये सब जो है यूरोपियन रोज़ हैं या वेस्टर्न रोजेज़ भी इनको कहा जाता है। तो इन रोजेज़ को हम लोग लेयरिंग के माध्यम से प्रोपोगेट करते हैं, एयर लेयरिंग भी और ग्राउंड लेयरिंग भी। एयर लेयरिंग उनमें करते हैं, उन रोजेज़ में करते हैं जिनकी ब्रांचेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हार्ड होती हैं, ब्रिटल होती हैं, तो उनमें एयर लेयरिंग करते हैं। और जिन अगर शूट फ्लेक्सिबल हैं, यानी वो आसानी से बेंड करके उनको ग्राउंड तक ला सकते हैं, तो उन रोजेज़ में जो है ग्राउंड लेयरिंग करते हैं। एयर लेयरिंग कैसे करते हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, शॉर्ट में बता देते हैं। एयर लेयरिंग में एक जो है हेल्दी शूट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें किसी भी एक नोड को सेलेक्ट करके उसके नीचे उसके उस नोड के जस्ट नीचे जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक की बार्क को हम रिमूव कर देंगे बिना नोड को डैमेज किए। नोड के जस्ट नीचे से हम 2.5 से 3 सेंटीमीटर की बार्क रिमूव कर देंगे और फिर वहाँ पर कोई रूटिंग मीडिया जो है IBA या NA 10 ppm की रेट से लगा करके जो है मॉइस्ट या डैम्प स्फैग्नम मॉस ग्रास से उस एरिया को कवर करके वाइट पॉलीथीन से रैप करके उसको एयर टाइट हम जो है बांध देंगे। तो उससे क्या होगा कि 2 या 3 महीने में उस वहाँ पर जो है रूटिंग हो जाती है। उसी तरह ग्राउंड लेयरिंग में क्या करते हैं कि वो शूट जो फ्लेक्सिबल हो, जो मतलब बेंड हो सकती है, आसानी से मोड़ करके नीचे लाई जा सकती है झुका करके, उसको हम ज़मीन तक लाएंगे और उस शूट की जो नोड है उस नोड के पास एक नॉच लगाएंगे, कट लगाएंगे या वहाँ पर एक बार्क को रिमूव करके गर्डलिंग करेंगे और साथ ही साथ फिर उस पोर्शन को हम मिट्टी से कवर अप कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद उस पोर्शन पर रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर हम उस पार्ट को मदर प्लांट से सेपरेट कर लेंगे और उस लेयरेज को एज अ इंडिविजुअल प्लांट हम उसको जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ये एयर लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग का जो है तरीका है, ये हम करते हैं। जो ग्राउंड लेयरिंग है वो हम क्लाइंबिंग या रैम्बलिंग रोजेज़ में कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंबर और रैम्बलर रोजेज़ में ही जो शूट है, जो ब्रांचेज होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, उनको आसानी से नीचे भी झुका मतलब किसी भी तरफ बेंड किया जा सकता है। और श्रब रोजेज़ में एयर लेयरिंग या जो है वेस्टर्न ओल्ड रोजेज़ में हम एयर लेयरिंग के माध्यम से प्रोपोगेशन करते हैं। तीसरा वेजिटेटिव मेथड है ग्राफ्टिंग। ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ग्राफ्टिंग गुलाब में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है ना। अबाउट 10 to 20% ही ग्राफ्ट जो है सक्सेस होते हैं गुलाब में, इसलिए इस मेथड को हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर ग्राफ्ट फेल हो जाते हैं। इसीलिए पौधों को ग्राफ्टिंग से तैयार करना बहुत महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। तो ग्राफ्टिंग और लेयरिंग ये दोनों ही कमर्शियल लेवल पर यूज़ नहीं किया जाता है गुलाब को प्रोपोगेट करने के लिए। चौथा मेथड है बडिंग। बडिंग सबसे ज़्यादा कमर्शियल लेवल पर यूज़ होने वाला प्रोपोगेशन मेथड है गुलाब का, स्पेशली कट रोजेज़ को।
हम लोगों ने देखा कि पहले देखा, एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है हार्डवुड स्टेम कटिंग, जिससे हम लोग ज़्यादातर जो देसी गुलाब है ना, या ओल्ड रोजेस की स्पेशीज़ है, या लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए हम लोग जिस गुलाब को प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन अगर कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए, जैसे फ्लोरिबंदा, मॉडर्न रोजेस को आपको प्रोपोगेट करना है, जैसे कि हाइब्रिड टी है, फ्लोरिबंदा है, ग्रैंडीफ्लोरा है, पॉलियंथा रोजेस है, इनको अगर प्रोपोगेट करना है फॉर द कट फ्लावर, तो हम बडिंग की टेक्निक से प्रोपोगेट करेंगे। और बडिंग की कौन सी टेक्निक? शील्ड बडिंग या टी बडिंग। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कमर्शियल मेथड क्या है जो है कट रोज प्रोडक्शन के लिए। अगर कट रोड प्रोडक्शन की बात आए तब आप टी बडिंग लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हार्डवुड स्टेम कटिंग भी लूज फ्लावर जो है प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल मेथड है, और इसमें ये देखा गया है कि टी बडिंग से हम विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बडिंग में एक सिंगल बड ही हम एज अ साइन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो एक ही मदर प्लांट से हमें बहुत सारी एक ही मदर प्लांट से हमें बहुत सारी जो है सायन बड जो है मिल जाती है नंबर ऑफ रूट स्टॉक्स पर बडिंग के लिए। तो इसलिए एक ही मदर प्लांट से हम बहुत सारे पौधे विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम तैयार कर सकते हैं। तो बडिंग करेंगे कैसे? तो सबसे पहला काम तो होगा बडिंग के लिए कि हमें रूट स्टॉक ग्रो करना होगा, है ना। एक रूट स्टॉक ग्रो करना होगा, और रूट स्टॉक में क्या खासियत होनी चाहिए, कैसी कैरेक्टरिस्टिक का रूट स्टॉक ग्रो करेंगे? जो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस रूट सिस्टम का हो, मतलब जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, यानी वो सॉइल को अच्छे से एनकरेज कर सके, ताकि जो भी ऊपर जो शूट सिस्टम हो उसको आसानी से वो बैलेंस कर सके, है ना। रूट स्टॉक ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाना चाहिए, और ज़्यादातर रूट स्टॉक हम जो है कैसे होने चाहिए, विगरस ग्रोथ हैबिट के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंसी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पेस्ट डिजीज़ या फ्रॉस्ट के लिए। यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट होना चाहिए, यानी जितने भी रूट स्टॉक हो वो जो सभी एक ही रेट से ग्रो करने चाहिए। बार्क जो है थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ताकि जब हम बडिंग करें तो सायन बड को बार्क में आसानी से बार्क उसको होल्ड रख सके। और फ्री फ्रॉम सकर्स मतलब जो अंडरग्राउंड जो है नोड से जो ब्रांचिंग होती है गुलाब के पौधे में स्टेम की जो अंडरग्राउंड नोड से जो ब्रांचिंग होती है उसको हम सकर्स कहते हैं। तो वो सकर प्रोडक्शन जो है उसमें नहीं होना चाहिए, या तो कम हो या फिर ना हो। तो ऐसा क्वालिटी का रूट स्टॉक हम सेलेक्ट करेंगे अपनी डिज़ायर्ड कल्टीवर को एज अ सायन के तौर पे उस पर ग्राफ्ट करने के लिए। तो जो पॉपुलर रूट स्टॉक हम लोग इस समय बडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है रोज़ा बोर्बोनियाना, या एडवर्ड रोज भी इसको बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर यही स्पेशीज़, यही जो है ओल्ड रोज की इसी स्पेशीज़ से हम रूट स्टॉक को ग्रो करते हैं। और दूसरा है रोज़ा इंडिका वैरायटी ओडोरेटा, एडोरेटा नहीं है, ओडोरेटा है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। रोज़ा इंडिका वैरायटी ओडोरेटा, ये टी रोजेज हैं, और रोज़ा मल्टीफ्लोरा, है ना। ये दोनों स्पेशीज़ साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है ज़्यादातर जो है कट फ्लावर रोज़ को, यानी हाइब्रिड टी फ्लोरिबंदा के वैरायटी को ग्राफ्ट करने के लिए या बड करने के लिए। तो ये तीनों जो ओल्ड रोज स्पेशीज़ हैं इनको एज अ रूट स्टॉक ग्रो करते हैं। ये देखिए बडिंग का जो है मेथड है। उसके बाद आप जब रूट स्टॉक रेज कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा बडिंग के लिए। तो आप एक सूटेबल जो कल्टीवर है आपका, जिसको जैसे आपका रूट स्टॉक अब तैयार हो गया है, कटिंग के थ्रू आपने इनको ग्रो कर लिया है, लगभग 6 मंथ ओल्ड जो है रूट स्टॉक हो जाए आपका, तो फिर आप अपने मदर प्लांट से बड को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो जिस मदर प्लांट की जिस शूट से आपको बड सेलेक्ट करना है, तो मदर प्लांट को भी चेक कर लीजिए कि वो किसी भी तरह से हर तरह से हेल्दी हो, किसी भी तरह से इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ के अटैक से फ्री हो, है ना। तो ऐसे मदर प्लांट से हम बड सेलेक्ट करेंगे। और बड रिमूव करने से पहले हमें 15-20 दिन पहले उस शूट को डिफोलिएट कर देना है, मतलब पत्ती उस शूट से पत्ती को हटा देना है, ताकि जो बड्स हैं हमारी उसमें फूड एक्यूमुलेट हो जाए और वो स्वेल कर जाएं। फूड एक्यूमुलेट कर जाने से बड्स हमारी स्वेल कर जाएं। फिर उसके बाद हम
जो है बड्स को कलेक्ट कर लेंगे। बड्स को कलेक्ट कैसे करते हैं ये हम लोगों ने बेडिंग टेक्निक में देखा है। उसके बाद रूट स्टॉक पे एक टी शेप का कट बनाते हैं। आप इमेजेस में देखिए, जो एक स्क्वायर बॉक्स में जो इमेज बनी हुई है, आप देखिए कैसे रूट स्टॉक में एक टी शेप का कट किया गया है, और फिर एक सायन बड को उसी इस टी बार्क को, जो टी शेप का कट लगाया गया है रूट स्टॉक में, उसमें सावधानी से बार्क की दोनों फ्लैप्स को ओपन करके उसमें बड को इंसर्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद पॉलीथीन से टाइटली रैप कर देते हैं। बड को नहीं, बड के चारों तरफ, बड को जो है वो ऊपर की तरफ बड रहनी चाहिए, और बड के चारों तरफ से बार्क को टाइटली रैप कर देंगे। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद देखेंगे कि जो है यूनियन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो बड जो है स्प्राउट कर जाएगी। तो इस तरह से हम रोज़ को जो है बडिंग के थ्रू हम प्रोपोगेट करते हैं। अब जब हमारा बडिंग की टेक्निक सक्सेसफुल हो जाएगी, जब हम रोज़ को जो है मतलब हमारे जो बडेड ग्राफ्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि फाइनली फील्ड में ट्रांसप्लांटेशन, है ना। मीन्स अब हमने नर्सरी में जो है पौधे तैयार कर लिए हैं, चाहे वो हार्डवुड स्टेम कटिंग से हो, चाहे वो बडिंग के मेथड से हो। अब फाइनल हमारा स्टेप होता है कि हम फाइनली रोज़ के कल्टीवेशन के लिए अब इन प्लांट्स को फील्ड में ट्रांसफ़र करें। तो फील्ड में कहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करना है, यानी किस जगह पर हमें गुलाब का कल्टीवेशन करना है, इसके लिए हमें साइट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सक्सेसफुल रोज़ कल्टीवेशन के लिए सनी लोकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों ने क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में देख लिए हैं कि जहाँ पर एक ऐसी ओपन फील्ड कंडीशन आपको सेलेक्ट करनी है जहाँ पर किसी भी तरह की बिल्डिंग की या किसी घर की या किसी पेड़ के आसपास, मतलब वहाँ पर छाया ना पड़ती हो, सनी लोकेशन और ब्राइट सनलाइट अवेलेबिलिटी दिन भर रहती हो। तो ऐसी साइट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, साथ ही वहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा विंड वेलोसिटी की प्रॉब्लम है भी, तो वहाँ पर हम चारों तरफ से हम हेज बनाते हैं, ताकि जो है हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के झोंके पौधों पर ना लगें। जब हम ऐसी साइट का सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम उस साइट को प्रिपेयर करेंगे और उसका लेआउट तैयार करेंगे। लेआउट का मतलब ये होता है कि जो हमारा जितना भी एरिया है, सपोज दैट 1 हेक्टेयर का एरिया है, तो उस 1 हेक्टेयर के एरिया में हम फिर छोटी छोटी जो है गुलाब की क्यारियाँ बनाएंगे। और क्यारियाँ जो किस तरह की बनेंगी, किस शेप की बनेंगी, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की जितने भी मतलब रोज़ में इंटरकल्चरल एक्टिविटीज़ होनी है, जैसे कि वीडिंग है, निराई है, गुड़ाई है, और हार्वेस्टिंग है, गुलाब की तोड़ाई है, और जो है इरिगेशन वगैरह है, मैन्योर फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाए। क्योंकि गुलाब जो है आप जानते हैं बेहतर कि ये एक श्रब टाइप का पौधा होता है, झाड़ीदार पौधा होता है, तो पौधों के बीच से गुजर के और सारे इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर पाना मुश्किल है। तो क्यारियाँ ऐसी बनी होनी चाहिए कि आप का हर प्लांट बिना क्यारी में अंदर पैर रखे ही हर प्लांट तक आपकी पहुंच बनी हो, है ना। क्योंकि ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इस तरह की बहुत सारे इंटरकल्चरल ऑपरेशन गुलाब में करने पड़ते हैं आफ्टर प्लांटेशन। तो गुलाब की क्यारियाँ इसी आधार पे होनी चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि रेक्टेंगुलर बेड्स, मतलब रेक्टेंगुलर शेप की क्यारियाँ जो है ज़्यादा एडवांटेजियस होती है, उनको मेंटेन करना, मतलब ऐसी क्यारियों में गुलाब को मेंटेन करना बहुत आसान है। उसकी सिंचाई भी बहुत आसान होती है, उसमें खाद पानी देना, निराई गुड़ाई सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर क्यारी में क्या होता है कि एक चौड़ाई जो है वो कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है। 1 से 1.5 मीटर तक की चौड़ी बेड आप बनाइए और बाकी लंबाई अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार लंबी बेड। तो होगा क्या कि दोनों तरफ से आप जो है पौधों पर आपकी अप्रोच बनी रहेगी। तो इसलिए रेक्टेंगुलर शेप की क्यारियाँ ज़्यादा जो है सूटेबल रहती हैं, है ना। और क्यारियों का साइज़ क्या होना चाहिए? 1 से 1.5 मीटर लंबी, और कोशिश करना चाहिए कि 1 से 1.5 मीटर चौड़ी, और लंबाई की अगर बात की जाए तो 6 मीटर से ज़्यादा लंबी क्यारी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप पूरी फील्ड में इस तरह की 1 से 1.5 मीटर की चौड़ी और 6 मीटर लंबी कई सारी क्यारियाँ आप तैयार कर लीजिए। तो और हर क्यारी के बीच में लगभग जो है 50 to 60 सेंटीमीटर के बीच की स्पेस होनी चाहिए चलने के लिए, है ना। तो इस तरह से आप पूरे एरिया को जो है रोज़ बेड्स में
डिवाइड कर लेंगे। तो सब आपका पहला काम होगा साइट सिलेक्शन के बाद इस तरह से लेआउट को प्रिपेयर करना। उसके बाद जब लेआउट प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर हर एक क्यारी को, प्लांटेशन के जस्ट पहले हर एक क्यारी को और जो है आप मेंटेन करेंगे। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें जो लेआउट प्रिपरेशन है और या रोज़ बेड प्रिपरेशन, ये जो है आपको समर्स में ही स्टार्ट कर देना है। जैसे गुलाब का जो प्लांटेशन टाइम होता है वो जुलाई से लेके अक्टूबर तक होता है, यानी और जो है रेनी सीज़न से लेके ऑटम सीज़न तक आप प्लांटेशन करेंगे, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको फील्ड प्रिपरेशन जो है समर से ही शुरू कर देनी है, ठंड के टाइम से ही। क्योंकि समर्स में क्या है, अप्रैल मई से कर देंगे तो अप्रैल मई में कुछ नहीं तो कम से कम आपको अपनी फील्ड को जो है गहरी जुताई करके लेवलिंग करके छोड़ देना है, ताकि सॉइल अच्छे से सोलराइज हो जाए, यानी पूरी तरह से जितने भी तरह के पैथोजेंस हों वो सब डेड हो जाएं, वीड्स वगैरह रिमूव कर लेनी है ना। और ऐसी जब इस तरह से सॉइल को 2 महीने के लिए लगभग आप ऐसे ही सनी ओपन सन के लिए, सॉइल सोलराइजेशन के लिए आप उसको छोड़ देंगे। फिर जब रोज़ प्लांटेशन का टाइम आएगा तब फाइनली आप जो है जून लास्ट में या जुलाई में, या जब भी आप प्लांटेशन करने जा रहे हैं, या बारिश अगर शुरू होने वाली है तो उससे पहले आप अपनी क्यारी, अपने जो फील्ड में रोज़ बेड्स तैयार कर लेंगे, जैसा भी डिस्कस किया हम लोगों ने। उस तरह की रोज़ बेड्स तैयार करने के बाद और हर एक क्यारी को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर मतलब किस सेंस में, कि सॉइल को अच्छी तरह से जो है भुरभुरी मिट्टी, मतलब उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र ऐड करके उसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। किसी भी तरह की वीड वगैरह जर्मिनेट हो गई हो तो उसको रिमूव करेंगे, है ना। किसी भी तरह की स्टोन्स या पबल्स वगैरह हैं तो उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद जो भी रोज़ आपको प्लांट करना है, चाहे वो लूज फ्लावर के लिए हो चाहे वो कट फ्लावर के लिए हो, जो भी वैरायटी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको गड्ढे तैयार करने हैं, मतलब जहाँ पर प्लांटेशन करना है, पिट्स या ट्रेंच बनाने हैं। अगर ट्रेंच सिस्टम से बना रहे हैं, ट्रेंच मतलब खाई होता है, एक लंबी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं लेकिन लंबी, और 2.5 फीट मतलब चौड़ी और 1 से 1.5 फीट गहरी लंबी खाई जो है उन्हीं क्यारियों में बनाते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर की अगर जो है हमारा एक रोज़ बेड है, तो उस रोज़ बेड में स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, जिस भी रोज़ स्पेशीज़ को या रोज़ वैरायटी को हमें प्लांट करना है, तो स्पेसिंग के अकॉर्डिंग हम उतनी दूरी पर एक बेड में 2 या 3 जितनी भी ट्रेंचेस हम बना सके वो बनाते हैं। अगर ट्रेंच नहीं बनाना है, हम पिट सिस्टम से करना चाहते हैं, यानी गड्ढे खोद करके, तो 45 सेंटीमीटर क्यूब के गड्ढे, यानी 45 सेंटीमीटर गहरे, लंबे और जो है चौड़े गड्ढे हम खोदते हैं। और कितनी स्पेसिंग पे करते हैं वो देख लेते हैं। स्पेसिंग डिपेंड करता है किस टाइप का गुलाब है ना। तो अगर आप देखिए इसमें दोनों के लिए स्पेसिंग दी है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए भी और आउटडोर। प्रोटेक्टेड की हम बात नहीं करेंगे, हम आउटडोर की बात करेंगे, प्रोटेक्टेड को हम बाद में देखेंगे। देखिए आउटडोर कल्टीवेशन में अगर हाइब्रिड वैरायटी है आपकी, तो हाइब्रिड वैरायटी है तो ऑब्वियस सी बात है पौधा बहुत ज़्यादा विग्रस होगा, मतलब अच्छी खासी उसकी कैनोपी होगी। तो हम ट्रेंच जो बनाएंगे या फिर जो हम पिट बनाएंगे वो 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से बनाएंगे। और अगर कोई दूसरी वैरायटी है, नॉन हाइब्रिड वैरायटी है, तो 60 सेंटीमीटर सफिशिएंट है। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 60 सेंटीमीटर आउटडोर कल्टीवेशन के लिए आइडियल माना गया है। ठीक है, अगर ये हाइब्रिड या जो है अदर वेराइटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइब्रिड टी या फ्लोरिबंदा टाइप या पॉलियंथा वेराइटीज़ हैं, तो उनके लिए ये है। और अगर क्लाइंबर या रैम्बलर रोजेज़ हम प्लांट कर रहे हैं तो 3x3 मीटर की डिस्टेंस, क्योंकि ये रैम्बलर और क्लाइंबर आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेस कवर अप करते हैं, है ना। तो इनको 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगाना है। पॉलियंथा रोजेज है तो 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगाना है, यानी 45 सेंटीमीटर की दूरी पे गड्ढे हमें जो है वो खोदने होंगे, यानी 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट और 45 सेंटीमीटर रो टू रो। और उसी तरह मिनिएचर रोजेज हैं तो 35 सेंटीमीटर। तो आप देखिए जैसे जितनी भी स्पेसिंग दी हुई है 60 सेंटीमीटर, यानी 60 प्लांट टू प्लांट और 60 रो टू रो, तो उस अकॉर्डिंग 1 से 1.5 मीटर की जो, अगर आपकी 1.5 मीटर की चौड़ी क्यारी है तो उस 1.5 मीटर की चौड़ी क्यारी में जो है 2 रो आपकी गुलाब की आ जाएगी आसानी से,
है ना। तो ये इस अकॉर्डिंग आप अपने जो है जो रोज़ का लेआउट बनाया उस अकॉर्डिंग से स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रेंच या पिट्स आप बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप फाइनली आता है ट्रांसप्लांटेशन का। जब आपकी रोज़ की क्यारियाँ तैयार हो गई हैं, है ना, और पिट्स और ट्रेंच तैयार हो गए हैं, तो अब उसमें आप फाइनली ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो जो आपने बडिंग या कटिंग से जो रोज़ आपने तैयार कर लिए हैं, उनको अब ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले बेहतर हो कि किसी फंजीसाइड वगैरह से ट्रीट कर दीजिए, है ना। बहुत तरह के फंजीसाइड आते हैं ताकि किसी भी तरह की रूट बॉर्न या की डिजीज़ की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ जो है हमारी सॉइल भी डिसइंफेक्टेंट होनी चाहिए। सॉइल को भी आप प्रॉपरली फंजीसाइड से ट्रीट कर दीजिए ताकि सॉइल बॉर्न डिजीज़ की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद प्लांट को प्रॉपर डेप्थ पर हम प्लांट करेंगे। जब प्लांट बडेड प्लांट स्पेशली जब हम गड्ढों में प्लांट करेंगे या ट्रेंच में प्लांट करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपने बडिंग की है, जिस पॉइंट पर बडिंग की है, कभी कभी वो पॉइंट थोड़ा सा कभी कभी अनजाने में मिट्टी में धंस जाता है या अंदर ही हो जाता है। यानी जिस पार्ट से हमें जो मतलब जो सायन होता है हमारा, जिसको शूट सिस्टम बनाना होता है, वो ज़मीन में ही दब जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, तो हम प्लांटिंग के समय, पौधा लगाते समय गड्ढे में इतना ध्यान रखना है कि जो बड यूनियन वाला जो पोर्शन है जहाँ पर बडिंग की है, वो पोर्शन ज़मीन की सतह से 2.5 से 5 सेंटीमीटर ऊपर हो। प्लांटिंग के बाद तुरंत ही हमें इरिगेट कर देना है प्लांट को, और ज़रूरत पड़े तो हमें स्टेकिंग भी कर देनी, यानी किसी सहारे से, ताकि अगर पौधे की लंबाई अच्छी खासी है तो हमें पौधे को स्टेक कर देना है। तो इस तरह से हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। और जो ट्रांसप्लांटिंग का टाइम होगा वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे कि जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिन देशों में, या अपने यहाँ भी पहाड़ी इलाकों में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हम ऑटम या स्प्रिंग सीजन में हम प्लांटिंग करेंगे। मतलब जब पौधा हमारा थोड़ा सा डॉर्मेंट कंडीशन में हो, मीन्स हैंडलिंग उसकी ईजी हो, है ना। और इधर नॉर्थ या साउथ इंडिया प्लेन रीजन की अगर हम बात करें, तो बेस्ट सीज़न माना गया है रेनी सीज़न और विंटर, यानी जून से लेके अक्टूबर तक आप कभी भी प्लांटिंग कीजिए, पौधा ईजिली जो है इस्टेब्लिश कर जाता है। तो ये गुलाब की जो है कल्टीवेशन में जो है प्लांटिंग, प्रोपोगेशन और प्लांटिंग का मेथड है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, हम आप लोगों के क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे, है ना। सभी लोग व्हाट्सएप पे मत मतलब मैसेज करिएगा, आप लोग वीडियो में ही कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस वो बोलिए, हम उसी में रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुलाब की जो है इंटरकल्चरल ऑपरेशन देखेंगे कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद फिर गुलाब की देखभाल ओपन फील्ड कंडीशन में कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।